नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली यह टॉपिक आपका ग्रेट निकोबार परियोजना के ऊपर है। आप जानते भी होंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने कई बार चर्चा किया आपसे हिंदू की क्लासेस में, जो द हिंदू का डिस्कशन हम करते रहते हैं, उसमें मैंने बहुत बार आपसे चर्चा किया है। एक हालिया अपडेट है दोस्तों, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में इससे प्रश्न जो होगा वह पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो एनजीटी का इस पर कुछ निर्णय आया है जो ग्रेट निकोबार परियोजना है, इसके संदर्भ में उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह टॉपिक आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका जीएस पेपर 3 है, मुख्य परीक्षा का, इससे जो है सीधे कनेक्ट होता है पर्यावरण और सुरक्षा। और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 की बात करें, जहां सरकारी नीतियों से सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उस संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एनजीटी का क्या निर्णय आया है यह आप देखिएगा। तो दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 92,000 करोड़ रुपए की जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, इसको हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, और ट्रिब्यूनल ने परियोजना के पर्यावरणीय क्लियरेंस के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को क्या किया है, खारिज कर दिया है। दोस्तों, है ना। एनजीटी का तर्क क्या है इन जो याचिकाओं को जो दायर किया गया था इसके खिलाफ, क्यों इसको जो है मुख्य रूप से इसको जो है खारिज किया गया है, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह जो परियोजना है दोस्तों, यह जो परियोजना है, यह रणनीतिक रक्षा और जो राष्ट्रीय महत्व है उसके संदर्भ में है। इसके कारण जो है एनजीटी ने कंप्लीट जो याचिकाएं थी उनको खारिज किया। दोस्तों, पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं वह भी दिए गए हैं, इसकी भी चर्चा एनजीटी ने करी है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को इस मामले के हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि क्यों एनजीटी ने इसको मंजूरी दी, क्यों जो है एनजीटी ने इसको जो है आगे प्रोसीड किया। इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी न्यूज़पेपर हैं आपके, वहां पर आपको यह आर्टिकल आज देखने को मिल जाता है और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। द हिंदू का जो है यह न्यूज़ है दोस्तों, आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी सब जगह पर आपको मिल जाता है यह न्यूज़। और आप देखेंगे कि एनजीटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस प्रोजेक्ट को। आइए और विस्तार से हम बात करते हैं इस पर। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी जो इस परियोजना की जो लागत है वो 92,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, आप देखेंगे एक बहुत बड़ी परियोजना है और मुख्य रूप से इसमें कई सारे पिलर्स हैं, कई जो है पॉइंट्स पर काम करा जाएगा, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर परियोजना का जो स्वरूप है, इसमें 4 मुख्य स्तंभ आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले एक जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा मुख्य रूप से, और इसके अलावा दूसरे की बात करें तो यहाँ एक हवाई अड्डा बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ पावर प्लांट है ऊर्जा के लिए, मुख्य रूप से इसको बनाए जाने की बात कही गई है। और एक टाउनशिप की भी बात करी गई है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक हम जो है नगर का भी निर्माण करेंगे, एक टाउनशिप भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पिलर में आप देखेंगे यह पूरा इसका जो कंप्लीटली ब्रीफ में अगर हम इसको देखें, बड़े एक जो है उस नजरिए से देखें, तो आप देखेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसके अलावा हवाई अड्डा, इसके अलावा टाउनशिप और जो पावर प्लांट, यह सभी का जो है निर्माण किया जाना है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, सरकार का क्या पक्ष रहा है इसके संदर्भ में, इसको आप एक बार देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने एनजीटी के समक्ष तर्क दिया है कि यह परियोजना सामरिक रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की है। ठीक है, और इसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए जो है फैसला दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल की भी बात करी गई है। और सरकार की बात करें तो सरकार ने परियोजना के पूर्ण खुलासे, फुल डिस्क्लोजर के खिलाफ तर्क दिया है, और यह कहते हुए कि इसमें जो गोपनीय और विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी है वह मुख्य रूप से शामिल है। कॉन्फिडेंशियल एंड प्रिविलेज जो इंफॉर्मेशन है वह मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, है ना। एनजीटी की टिप्पणी क्या रही है, तो ट्रिब्यूनल ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया और एनजीटी ने नोट किया दोस्तों, जो यह ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने नोट किया कि यह परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खुलासे जो है सीमित रखना बहुत ही उचित है। इसको ध्यान में रखते हुए जो ट्रिब्यूनल है वह अपना फैसला देती है, इसको ग्रीन सिग्नल देती है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने मुख्य रूप से दोस्तों आप देखेंगे जो याचिकाएं दायर करी थी, उनका तर्क क्या था, तो उन्होंने पारिस्थितिकी चिंता है इसको विशेष रूप से केंद्र में रखा हुआ था। दोस्तों, प्रवाल भित्तियां की बात करें, कोरल रीफ, तो आरोप है कि इस परियोजना के हिस्से पारिस्थितिकी रूप से जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें स्थित है, जो कोरल कॉलोनियों को मुख्य रूप से
नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोरल रीफ तबाह हो सकती है। इसके अलावा लेदर बैक कछुओं का यह आवास हुआ करता है दोस्तों, तो इसके संदर्भ में बताया गया कि समुद्री तटों पर कछुए के घोंसले बनाने की जगह को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो CRZ 1A क्षेत्र है। क्या होता है, तो याचिकाकर्ता जो थे दोस्तों, उनका तर्क था कि परियोजना तटीय विनियमन क्षेत्र, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है CRZ दोस्तों, इसका उल्लंघन करती है दोस्तों। यह प्रोटेक्टेड क्षेत्र होता है दोस्तों, इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो कार्य है वह नहीं किया जा सकता है। तो इसको जो है इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इसका भी जो है जिक्र किया हुआ था। दोस्तों विपक्ष का क्या तर्क रहा, पार्ट 2 में इसको हम देखने का प्रयास करें तो प्रक्रियात्मक त्रुटियां और स्थानीय जो विरोध है वह देखने को मिलता है। प्रक्रियात्मक त्रुटियां की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसीजरल फ्लॉ है यह जो है मुख्य रूप से नहीं ठीक है। कहा जा रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन जो EIA है दोस्तों, केवल एक मौसम के लिए किया गया, जबकि नियमों के अनुसार तीनों मौसमों का डेटा आवश्यक है। दोस्तों जब सर्वे किया जाता था, इसका किया जा रहा था, तो उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर जिक्र किया गया कि आपने सिर्फ एक सीजन में ही सर्वे किया है। ऐसे क्षेत्र का तीनों सीजन में, मुख्य रूप से ठंडी, गर्मी और बरसात, तीनों में जो है इसको जो है देखना होता है, इसका आकलन करना होता है तीनों मौसम में। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने उच्च स्तरीय समिति HPC के संदर्भ की शर्तों को सीमित कर दिया था। HPC की जो सीमाएं थी, सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सोशल इंपैक्ट पर भी जो है चर्चा करी गई थी कि जो स्थानीय विरोध है वह देखने को मिल रहा था। स्थानीय विरोध तो आप देखेंगे जो निकोबारी और शोम्पेन यह जनजातियां हैं दोस्तों, इन जनजातियों ने आरोप लगाया कि वन भूमि पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है दोस्तों, है ना। और जबरदस्ती का आरोप इन्होंने लगाया था कि प्रशासन जो है पैतृक भूमि सरेंडर करने के लिए दबाव डाल रही है, और इस प्रकार का जो है आरोप देखने को मिल जाता है इन समुदाय के लोगों के द्वारा। तो जो याचिका दायर करी गई दोस्तों, उसमें इनका भी जिक्र मुख्य रूप से किया गया था। लेकिन जब ट्रिब्यूनल सारी चीजों को देखती है, सोचती है और इस पर विचार करती है, तो यह बहुत ही, इसका कोई आधार नजर नहीं आता है और इसको जो है निराधार मानते हुए इस प्रकार का फैसला देखने को मिलता है। तो न्यायाधिकरण का जो विश्लेषण है, आपत्तियों का इन्होंने खंडन किया। HPC पर जो निर्णय रहा, तो NGT ने उच्च स्तरीय समिति जो HPC थी दोस्तों, इसकी समीक्षा को बरकरार रखा और ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई ठोस मुद्दा, ऐसा कोई जो है सब्सटेंशियल इशू नहीं उठाया है जिसकी जांच HPC द्वारा नहीं की गई है। सबकी जांच करी गई है, सबकी रिपोर्ट HPC ने यहां पर प्रेजेंट किया है। आशंका पर निर्णय, NGT का मानना है कि आपत्ति यदि केवल आशंका पर आधारित है तो गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय रणनीतिक स्थान पर बंदरगाह के विकास की अनुमति दी जानी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसके संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किया गया संदेह, जो डाउट है, EC से पहले से मौजूद शर्तों द्वारा दूर हो जाता है और इस पर किसी भी प्रकार का अन्य जो है स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा जो है NGT का जो स्टेटमेंट है वह देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप देखेंगे जितने भी कारण यहाँ पर बताए गए थे, जैसे CRZ की बात करें तो इस पर भी जो है चर्चा किया गया है। HPC की जो रिपोर्ट है उसने संज्ञान में लिया था इसको भी जो है, और जिसने सत्यापन के बाद पुष्टि की कि परियोजना का कोई भी हिस्सा CRZ 1 के क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, तो इसकी भी जो है जिक्र करी गई है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा उपाय और अनिवार्य शर्तों के संदर्भ में जरूर ध्यान केंद्रित कराया है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। पर्यावरण मंत्रालय को पूर्ण और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, ऐसा जो है निर्देश दिया है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों। कोरल संरक्षण की बात करी है, तटरेखा सुरक्षा की बात करी है, कछुओं की सुरक्षा की भी बात करी गई है और कहा है NGT ने कि इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, विशेष तौर पर पर्यावरण मंत्रालय को। तो यह पूरा मामला रहा दोस्तों, और यह पूरा एक जो है बहुत अच्छे तरीके से चर्चा में रहा। मुझे लगता था कि आप लोगों को जरूर इसको जो है बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे 100% प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक संतुलित दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने किसी अन्य टॉपिक के साथ अन्य सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति IAS से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।